हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, यूजीसी की तरफ से जो नया रेगुलेशन आया है, जो यहाँ पर नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं पीएचडी के बारे में, वो क्या न्यूज़ है और कौन सी नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है, आज यहाँ पर डायरेक्टली हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हो जो यूजीसी की ऑफिशियल साइट है ugc.ac.in। क्या करते हैं लोग, यूजीसी की साइट देखने के लिए यूजीसी नेट को ओपन कर लेते हैं, बट वहां पर एक यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है वहां पर उसकी डिटेल मिलती है। बट अगर आप यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आपको ugc.ac.in पर जाके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। तो गाइस, यहाँ पर जो नोटिस दिया होता है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूजीसी लेटर रिगार्डिंग एक तो विद्यांजलि यानी हायर एजुकेशन के लिए स्कीम के लिए आ चुका है यहाँ पर एक नोटिस। एक है यहाँ पर जो ड्राफ्ट सर्कुलर फ्रेमवर्क क्रेडिट सिस्टम। उसके अलावा एक यहाँ पर 17 मार्च का जो नोटिस है वहाँ यहाँ पर क्या है, सजेशन ऑफ ऑन ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि ये अभी ड्राफ्ट है जो कि अभी इम्प्लीमेंट होना यानी लागू होना बाकी है। जनरली न्यूज़ क्या आ रही है कि ये चीज़ हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है। ये ड्राफ्ट एक बनाया गया है स्टार्टिंग में, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये पायलट प्रोजेक्ट है और उसके बाद में धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। तो अभी ये स्टार्टिंग में है और क्या है इस रेगुलेशन में 2022 के लिए, तो जल्दी से स्क्रीन पे दिखा देते हैं आपको। स्क्रीन पे देखिएगा कि कौन सी यहाँ पर चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए दी गई है। एक पब्लिक नोटिस आई है 17 मार्च की, जिसमें यहाँ पर लिखा है सजेशन यहाँ पर मांगा गया है ऑन ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड, यानी ऐसी कौन सी मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री। पीएचडी डिग्री करने के लिए आपके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, प्रोसीजर है, उसके बारे में यहाँ पर जो है बताने वाले हैं। कौन से नए रेगुलेशन है फॉर 2022, यानी 2022 से ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि लिखा क्या है। The UGC is taking a number of initiative for the implementation of NEP 2020। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इसके लिए भी जो रिकमेंडेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, UGC has developed a draft यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022, यानी 2022 से ये लागू होगी। और द ड्राफ्ट यानी स्टार्टिंग का ये एक तरीके का मसौदा है, ड्राफ्ट है। यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 आर अवेलेबल ऑन द यूजीसी वेबसाइट। ठीक है, यानी ये जो रेगुलेशन है इसमें क्या क्या चीजें होने जा रही हैं इसके बारे में डिटेल अभी हम आपको वो भी दिखाने जा रहे हैं कि क्या क्या मिनिमम स्टैंडर्ड बोला गया है। उसके अलावा यूजीसी ने, देखिए यूजीसी ने यहाँ पर कमेंट, सजेशन और फीडबैक भी मांगे हैं, यानी लागू करने के साथ में यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा ये ड्राफ्ट है, तो इसको देखा जाएगा कि हाँ इसमें हमें क्या चीज़ और इम्प्लीमेंट करनी है या कौन से सजेशन है जिसको इंक्लूड करना है। आप अपने फीडबैक, सजेशन, कमेंट आप मतलब देख लीजिए। जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करके अपने सजेशन, अपने कमेंट और फीडबैक दे सकते हैं बाय 31 मार्च 2022। यानी कि जो पीएचडी के लिए जो नए रूल रेगुलेशंस आने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हो उसमें कुछ चेंजेस तो आप यहाँ पर यूजीसी को सजेशन दे सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। तो यहाँ पर पहला तो यहाँ पर इनवाइटिंग सजेशन, ठीक है ना, जो इन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी पहले ड्राफ्ट बनाया गया, देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज की जा सकती हैं या और क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, तो उसके लिए सजेशन मांगा गया। अब यहाँ पर आप देखिए नोटिफिकेशन, यहाँ पर अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन से नए रेगुलेशन आ रहे हैं। ये डिटेल में बताने का रीज़न ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीएचडी डिग्री का जो नया रेगुलेशन 2022 के लिए स्टार्ट होने जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी।
ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड। और यहाँ पर स्पेशली ड्राफ्ट लिखा है क्योंकि अभी से ये रेगुलेट किया जाएगा, धीरे 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 सब चीजें क्लियर होती जाएंगी कि इसमें और क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो क्या चीज है यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, जल्दी से, शॉर्ट वीडियो में ज्यादा करेंगे नहीं आगे। दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड यूजीसी कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री, यानी जिसको पीएचडी डिग्री करनी है उनके लिए है। 2022 से इसको लागू किया जाएगा। दे शैल अप्लाई टू एवरी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड और सेंट्रल एक्ट, प्रोविजनल एक्ट और a state act and every institution deemed to be university, every degree granting autonomous college and every affiliated college allowed to offer PhD program। यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस कॉलेज में अप्लाई कर सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप एडमिशन चाहते हैं पीएचडी प्रोग्राम में, अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो एज पर 2022 जो हमारा यहाँ पर रेगुलेशन आने जा रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। पहली बात, 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए आफ्टर 4 डिग्री अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्योंकि आपको भी पता है इस समय अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो होने जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद कितनी होने जा रही है, 4 साल की होने जा रही है, 55% मार्क्स के साथ और इक्विवेलेंट ग्रेड भी इन द यूजीसी 10 पॉइंट स्केल। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ भी मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, आप लोग पढ़ सकते हो। कौन कौन पीएचडी के एडमिशन के लिए ट्राई कर सकता है। 2 ईयर 4 सेमेस्टर, या तो 2 साल उसने अंडर ग्रेजुएट में दिए हो या 4 सेमेस्टर उसने मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दिए हो विद द सेम कंडीशन एज इन द सब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर अ 4 ईयर, यानी 4 साल अगर उसने अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट की डिग्री ली है प्लस 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री विद रिसर्च शुड हैव अ मिनिमम सीजीपीए ऑफ 7.5 और 10, यानी ठीक है। उसके बाद एमफिल जिन्होंने किया है उनको भी 55% मार्क्स के साथ यहाँ पर अगर उनके हैं तो उनको भी जो है एलिजिबल हो जाएंगे इसमें जो है पीएचडी के एडमिशन के लिए। उसके अलावा relaxation of 5% of marks from 55 to 50 or an equivalent relaxation of grade may be allowed for those belonging to SC, ST, OBC, non-creamy layer, differently abled, economically weaker section and other categories। यहाँ पर 5% का जो relaxation है वो भी दिया जाएगा किसको, SC, ST, OBC, non-creamy layer और EWS जनरल कैटेगरी। अभी मैं बहुत शॉर्ट में दिखा रही हूँ, अभी आप लोग इसको आराम से पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफ 55% और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। ठीक है, अगर कहीं ग्रेडिंग सिस्टम है तो 55%। उसके अलावा रिलैक्सेशन ऑफ 0.5 स्कोर, एग्जाम्पल CGPA ऑफ 7/10 और एन इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ऑफ ग्रेड मे बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, कई लोग पूछ रहे थे कि पीएचडी अब कितने साल की होने जा रही है, तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि ग्रेजुएट जो है हमारा प्रोग्राम, ग्रेजुएट में 4 साल की डिग्री होने जा रही है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर, यानी कम से कम आप इसको 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर। यानी आप अगर अपना अगर एक्सक्लूड करते हो कोर्स वर्क को तो 2 साल में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम में 6 साल। पहले क्या होता था, जो मैक्सिमम होता था 5 साल था, पहले का जो मैक्सिमम आप पीएचडी डिग्री कर पाते थे वो 5 साल में हो पाती थी, लेकिन अब यहाँ पर 6 साल का भी दिया गया है कि आप 6 साल के अंदर आपको पीएचडी अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना है, तो मिनिमम आप 2 साल कम से कम आपको देना ही होगा अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए। उसके बाद विमेन कैंडिडेट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी मोर देन 40% डिसेबिलिटी मे बी अलाउड अ रिलैक्सेशन ऑफ 2 years फॉर अ पीएचडी इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन। यानी कि जो महिलाएं हैं, जो डिसेबिलिटी है, जिनको इशू है, तो उनको क्या करा जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा 2 साल ज़्यादा, किसके लिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना था हमारा, 6 साल का। तो ये जो बंदे हैं जैसे विमेन कैंडिडेट हैं या फिर जो डिसेबल हैं या जिनके साथ थोड़ा इशू है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, 2 साल इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा।
यानी 6 साल की जगह इनको मान लीजिए कि वो 8 साल में भी अपना पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। In addition, women candidates may be provided maternity leave, child care leave for up to 240 days once in the entire duration of PhD। यानी उनको maternity leave भी दी जा सकती है और child care leave भी दी सकती है 240 दिन के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि विमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पर मैटरनिटी और चाइल्ड केयर लीव दी जा रही है पीएचडी प्रोग्राम में। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोवाइडिंग दे दैट दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कंप्लीशन ऑफ द थीसिस, लीव ऑफ एब्सेंस मे बी ग्रांटेड फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। यानी कि अगर आप चाहते हो कि बीच में आपको लीव लेनी है या कुछ करना है तो वो आप सेकेंड ईयर से ले सकते हो, पहले साल आपको कोई लीव नहीं मिलने वाली। उसके अलावा प्रोसीजर फॉर एडमिशन, जो नया रूल आ चुका है 2022 का, जो ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें क्या है, ऑल यूनिवर्सिटी शैल एडमिट पीएचडी स्कॉलर्स थ्रू अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी जिनको भी पीएचडी, ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी बताया था कि 2022 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में 2023 से नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। अब इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या है कि ऑल यूनिवर्सिटी शेल एडमिट पीएचडी स्कॉलर्स थ्रू अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, यानी नेट के थ्रू उनका एडमिशन होगा, या फिर entrance test conducted at the level of individual universities, provided that any circular notification communication by the UGC Ministry of Education Government of India regarding the common entrance test। यानी अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको या तो नेट क्वालिफाई होना होगा या फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके अलावा क्या लिखा है, मेन आप ये देख लीजिए प्रोसीजर क्या रहेगा। अगर आपको आने वाले टाइम में 2022 से अगर आप चाह रहे हो पीएचडी, अभी जिनके फॉर्म इशू हो चुके हैं उनको नहीं, बट आगे आने वाले जितने भी पीएचडी फॉर्म है उन सब में ये चीज़ें लागू होने वाली हैं कि या तो अगर आपको पीएचडी करनी है तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर उस पर्टिकुलर जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद में देख लेती हूँ और क्या चीज़ है रेगुलेशन में यहाँ पे। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एज मेंशन एडमिट कैंडिडेट्स बाय अ 2-stage प्रोसेस थ्रू द नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट और इक्विवेलेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कॉमन टेस्ट होगा। 60% ऑफ द टोटल वैकेंट सीट ऑफ द academic year shall be filled from NET and JRF qualified student and the remaining 40% through the university common entrance test। 60% जो सीटें होंगी पीएचडी के लिए वो किसके थ्रू फिल करी जाएंगी, थ्रू नेट एंड जीआरएफ, एंड 40% ऐसी सीटें होंगी जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू फिल की जाएंगी। ठीक है, इसलिए नेट क्वालिफाई अगर आप कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पीएचडी करना, अगर आप पीएचडी के फील्ड में जाना चाहते हो तो बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि 60% जो एडमिशन होंगे पीएचडी के वो नेट या फिर जेआरएफ, मतलब ऐसा नहीं है कि जेआरएफ होना ही चाहिए, बट अगर आपने नेट भी क्वालिफाई किया है, नेट जेआरएफ दोनों लिखा है, तो दोनों में भी आप में से जो है सिलेक्शन होगा। However, in case of unfilled vacancy in either of the category, candidates from another category can be requisitioned to fill up the vacant slot in the order of merit and following reservation norm। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई सीट खाली है किसी भी कैटेगरी की, तो दूसरे कैंडिडेट को भी वो उस वैकेंट सीट पे उसको भी वहाँ पर मौका मिल सकता है पीएचडी करने का। पहले क्या होता था कि सीटें खाली रह जाती थी उस जगह पे या उस कैटेगरी में, दूसरे लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाते थे, बट अब क्या है, अब क्या कर पाएंगे, अगर मान लीजिए एससी कोटे में जो है स्लॉट में अगर हम बात करें वैकेंसी ज़्यादा है बट फिल नहीं हो पाई हैं, तो वहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जाएगा। सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ दैट क्वेश्चन दैट टेस्ट रिसर्च
क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके एंट्रेंस टेस्ट में? टेस्ट रिसर्च, एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन और क्वांटिटी एटीट्यूड। सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एट द सेंटर नोटिफाइड इन एडवांस। यानी जो एंट्रेंस होगा पीएचडी के लिए, अगर मान लीजिए आप नेट जेआरएफ नहीं है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं। 40% सीटें उनकी हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ नहीं किया होगा। अगर आप 55% मार्क्स के साथ अगर आपने किया होगा अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? entrance test will be 50% provided that a relaxation of 5% qualifying marks in the entrance test। अच्छा 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए इसमें, है ना। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो अलग दिया जाएगा अगर कोई कैटेगरी है। उसके बाद इंटरव्यू वाइवा और वोस, ठीक है। उसके बाद जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे देन आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि 70 आपके जो मार्क्स होंगे रिटन टेस्ट के होंगे, 30 होंगे आपके इंटरव्यू के। उसके बाद जो मेरिट तैयार होगी इन दोनों को जोड़कर होगी और फिर उसको पब्लिश किया जाएगा और तब आपको पता चलेगा कि आपका उसमें एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीके का यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं चीज़ें। उसके बाद क्या है, यहाँ पर रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट हैं उनकी भी पूरी लिस्ट जारी की जाएगी। एलोकेशन, थर्स्ट एरिया ऑफ रिसर्च जो भी है सब बताया जाएगा। बाकी इसके काफ़ी लंबी डिटेल है इसके बारे में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी एक चीज़ आपको गौर करनी है कि इसको आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए ये पीएचडी के रेगुलेशन लागू होने वाले हैं। इसको पढ़ना ज़रूरी है और इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इसको अच्छे से सब लोग इस रेगुलेशन को पढ़ लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही इन्फॉर्मेशन है, और ये PDF कलेक्ट कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।